तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। देखिए, आपको मैं सारी चीज़ें जो है एकदम डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। हम अभी बात करेंगे नेचर हमारे इंडिया में जो है एग्रीकल्चर का क्या था। देखिए, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट जस्ट अ ऑक्यूपेशन, इट्स द वे ऑफ लाइफ। ऐसा बोला जाता है कि एग्रीकल्चर सिर्फ हमारे कंट्री में ऑक्यूपेशन नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका था। ठीक है, उसके बाद इट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्पेशली इन द रूरल एरियाज। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे तो हमारे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते थे, और इसे जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन बोला जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं अभी बात कर रहा हूँ 80% लोग, ये कब की बात है, 85% लोग जो है कब पूरा पूरा ये आपका जो है 1757 से पहले जो है एग्रीकल्चर में 85% लोग डिपेंडेंट थे। और अगर हम लोग 1947 के आसपास की बात करें तो अब यहाँ पे जब सेंसस के द्वारा सर्वे किया गया था तो वहाँ पे 72% लोग थे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादातर हमारे यहाँ के लोग किस पे डिपेंडेंट थे, पूरा पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख पाए तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब कभी भी, है ना, जब कभी भी इंडियन फार्मर्स, हमारे यहाँ के इंडियन फार्मर्स अपने खुद के कंजम्पशन के लिए कुछ भी उगाते थे, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए जब कभी भी कुछ भी उगाएंगे तो उसे क्या बोला जाता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मोस्ट इंडियन फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पॉइंट में, लेबर इंटेंसिव। इसका मतलब क्या होता है? पूरा पूरा जो भी सारी चीजें एग्रीकल्चर पूरा किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, तो ह्यूमन पावर और एनिमल लोगों का यूज करके जो है सारी चीजें एक्टिविटीज की जाती थी, उसे हम क्या बोलते थे? यानी कि एग्रीकल्चर में ये सब का यूज करके जो है खेती किसानी की जाती थी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलेंगे, क्योंकि उस समय मशीन्स का यूज नहीं किया जाता था। तो अब अगर आपको पूछता है व्हाट इज लेबर इंटेंसिव, तो आपको यहां पे याद रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन मोर ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स पावर देन द मशीन्स। मशीन का यूजेज होता ही नहीं है, तो जब मशीन का यूजेज नहीं होगा, ह्यूमन और एनिमल का यूज होगा, तो आप उसे लेबर इंटेंसिव बोलेंगे। ठीक है, और अगर मान के चलो मशीन का यूज हो रहा है तो आप उसे कैपिटल इंटेंसिव बोलेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, इंटेंसिव टेक्निक। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, डिपेंड ऑन द मॉनसून। अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ के लोग एग्रीकल्चर, इंडियन लोग जो है, इंडियन फार्मर्स पूरा पूरा जो है डिपेंड रहते थे रेनफॉल के ऊपर। अगर मॉनसून के टाइम में पानी गिरा तो फसल अच्छी होगी, और नहीं गिरा तो अच्छी नहीं होगी। तो ये जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर करते चलना। डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून, इंडियन यहाँ के जो एग्रीकल्चर है ये पूरा पूरा इस पर डिपेंडेंट रहते थे। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अगर एक पर्सन है राम, तो इसका राम का जो है एक खेत है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है 20 किलोमीटर दूर में, 20 किलोमीटर के दूरी में एक खेत और है। ठीक है, तो ऐसे दूरी दूरी में जो है इन लोगों के पास क्या रहता था? लैंड रहता था। तो एक ही जगह अगर ज़मीन रहता तो पॉसिबल होता कि इन लोग जो है खेती किसानी अच्छे से कर पाते, लेकिन दूरी दूरी में इनके पास लैंड होने के चक्कर में, दूर दूर में इनके पास लैंड होने के चक्कर में प्रॉब्लम ही हो गया था कि ये जो है अच्छे से खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम जो है उस समय देखा जाता था। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, लैंड इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल एंड द स्कैटर्ड प्लॉट। स्कैटर्ड का मतलब क्या हुआ है? फैला हुआ है, अलग अलग लोकेशन में, 500 मीटर, 100 मीटर, 20 किलोमीटर, ऐसे अलग अलग दूरी में जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था? इनका ज़मीन होता था किसी भी का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इनको ये आती थी, एक साथ इन लोग जो है कलेक्टिवली फार्मिंग नहीं कर पाते थे। फ्रेगमेंटेड का मतलब ही ये हो जाता है कि एकदम अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे टुकड़े, और स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो इनकी ज़मीनें थी वो क्या हो जाती थी? स्मॉल प्लेसेस में, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे टुकड़े में बट गया रहता था। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो पुराने ज़माने से, प्राचीन टाइम से जो प्रथा चले आ रहा है, उसी के हिसाब से जो है अभी 1947 के आसपास जो है सारे फार्मर्स करते आ रहे थे। तो सारी चीज़ें होप आपको क्लियर हो रही होंगी। डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स, मैनी एरियाज स्टिल यूज ओल्ड टेक्निक्स। मतलब अभी देखिए, मॉडर्नाइजेशन हो गया है,
मॉडर्नाइजेशन के एफर्ट्स अभी लगा करके हमारा कंट्री जो है आगे जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी अगर बहुत सारे हम एरियाज पे देखेंगे तो क्या किया जाता है, ओल्ड टेक्निक्स यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है नेचर ऑफ एग्रीकल्चर अगर पूछेगा तो आपको बतानी है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट आपके कवर होने चाहिए। अब उसी के बेसिस पे मैं आपसे एक एमसीक्यूज करता हूँ। देखिए एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 मार्क्स दिलाते हैं, अलग से आप एमसीक्यूज मत पढ़ो, ठीक है, साथ ही साथ करते चलो, आपका सारा चीज़ हो जाएगा। आप इसी से शॉर्ट आंसर टाइप लिख सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप लिख सकते हैं और एमसीक्यू। तो आपका पूरा मैं जो है 40 प्लस आपका जो है 30 मार्क्स सारी चीज़ें आपको मैं करा रहा हूँ, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू सारी चीज़ें करा रहा हूँ, सेक्शन ए और बी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें से जो है हमारे नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे इंडिया के नेचर ऑफ एग्रीकल्चर को कौन सा पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, चलिए आप बताओ। अब इसमें अगर देखेंगे तो फुल्ली मैकेनाइज्ड ये जो है नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्रीज इन नेचर, इंडस्ट्रियल इन नेचर ये नहीं हो पाएगा, सब्सिस्टेंस एंड मॉनसून ये हो पाएगा, क्योंकि देखो हमारे यहाँ के लोग जो है अपने खुद के जो है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाते थे, है ना, पहला तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा जो है डिपेंडेंट किस पे रहते थे, मॉनसून पे रहते थे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उस समय उतना ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, ये सारी चीज़ें आपने अगर हमारी पहली 2 वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकॉनमी। हमारे इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की, यानी कि हमारे इंडियन इकॉनमी में क्या एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एग्रीकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमिक इन द मल्टीपल वेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है हमारे इंडिया में जो है एग्रीकल्चर वो वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे वेज में। मल्टीपल वेज का मतलब बहुत सारे एंगल्स से अगर आप देखेंगे तो आपको जो है पता चलेगा कि एग्रीकल्चर का जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया के 50% पॉपुलेशन जो है पूरा पूरा किस पे डिपेंडेंट है दोस्तों, पूरा पूरा डिपेंडेंट है आपके एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर, तो इन लोग पूरे जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली का मतलब आपको यहां पे ये याद रखना है कि ये डायरेक्ट फार्मर की बात कर रहा है, ये डायरेक्ट फार्मर की बात कर रहा है। अब देखिए इनडायरेक्ट में क्या आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था 72% लोग जो है एग्रीकल्चर में, तो बाकी के 22% लोग जो है वो भले ही फार्मिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको खरीदना बेचना ये सारी चीज़ें काम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर पे ही तो डिपेंड है ना इनका। अगर देखोगे तो अगर कोई खेती किसानी नहीं करेगा तो इन लोग बेचेंगे क्या, तो ये सारी चीज़ें जो है इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं लेकिन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्टली कितने % लोग जो है इन्वॉल्व हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में बोलेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए 50% लोग। अब देखिए कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे इंडिया में जो उगाया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है चलिए समझते हैं। थ्रू although declining agriculture still contributes सिग्निफिकेंट टू द जीडीपी। अगर हम लोग अभी बात करें तो अभी देखो धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में कम होते जा रहा है ना, मतलब अभी ये क्या हो जा रहा है, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दे रहे हैं, अपने खेत को बेच करके जो है वहाँ पे प्लॉट्स ये सारी चीज़ें बनाया जा रहा है, डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो फिर भी उसके बाद अगर देखेंगे तो ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, अभी भी जो है हमारे कंट्री के जीडीपी में बहुत अच्छा खासा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है थ्रू एग्रीकल्चर। तो होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट जो है समझ में आ गए। एक तो भाई देखो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है और दूसरा जो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है, तो ये मल्टीपल वेज आपको याद रखने। उसमें अभी और हम 3 मल्टीपल जो तरीके हैं, वेज हैं, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे हम लोग समझते हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स का मतलब हो जाता है सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, शुगर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं बहुत अच्छे से, टेक्सटाइल का मतलब क्या है, अगर कोई भी कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, अगर उनको क्या करना है, कपड़ा बनाना है, तो भाई उनको कॉटन चाहिए, उनको कॉटन चाहिए, तो कॉटन कहाँ पे उगाया जाता है भाई, कपास जिसे हम बोलते हैं, वो तो आपका खेत में उगाया जाता है। तो ये पूरा उसके बाद शुगर बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, शुगर केन यानी कि गन्ने चाहिए, है ना।
शुगर केन, उसके लिए गन्ने चाहिए, तो भाई वो भी कहाँ से मिलेगा, खेत से मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो जितने भी फूड अगर आप देखोगे, है ना, बहुत सारे फूड ग्रेन्स है, दाल हो गया, चावल हो गया, व्हीट हो गया, गेहूं, ये सारी चीज़ें जो है आपके पूरे पूरे कहाँ से मिलेंगे भैया, पूरे आपके मिलेंगे पूरा एग्रीकल्चर, डिपेंडेंट कहाँ पे, एग्रीकल्चर पे। तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के लिए भी अगर देखेंगे, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के लिए तो पूरा पूरा किस पे डिपेंडेंट है, आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर हम लोग उसके बाद करेंगे बात तो फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, एंश्योर अवेलेबल ऑफ अ फूड ग्रेन्स फ्रॉम ओवर 1.4 बिलियन पीपल। हमारे हमारे देश की आबादी 140 करोड़ की है, तो इनके लिए पूरा फूड ग्रेन की व्यवस्था की कहाँ से जाती है, यानी कि पूरा एग्रीकल्चर जो है हमारा भारत पूरा 140 करोड़ की आबादी पूरा पूरा डिपेंडेंट किस पे है भाई, एग्रीकल्चर में है। और ये फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है हम जो है सिक्योर है, हमें जो है किसी दूसरे कंट्री पे जो है डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, हमारी कंट्री पे इतना जो है फूड ग्रेन्स उगाया जाता है ताकि हम लोग इतने लोगों की जो है मांगे पूरी कर सकें। चलिए उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब होता है ये लोगों को काम देता है। एग्रीकल्चर क्या करता है, लोगों को काम देता है। कैसे लोगों को काम देता है, चलिए, एग्रीकल्चर ऑफर्स द सीजनल एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए अभी जैसे क्या रहता है, जिस भी सीज़न में जो भी सामान उगाए जाते हैं, ठीक है, फार्मिंग की जाती है जिस भी सीज़न में, वहाँ पे लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है उसकी सिंचाई के लिए, उसका जो है कट करने के लिए, और कट करने के बाद जो है उसे बंडल करके जो है मार्केट में सेल करके बोरी में पूरा पैक करके, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करती है, रूरल एरियाज़ का मतलब क्या हो जाते हैं, वहाँ पे जो गाँव में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनको जो है ये सारी काम मिलते हैं और ये सारी काम उनको दी जाती है, तब उन लोगों को जो है घर चलता है। तो ये रूरल अपॉर्चुनिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है क्या, एग्रीकल्चर। तो अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो है मल्टीपल वेज में अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहला जो है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, 50% लोग कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी पे। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के लिए पूरा पूरा डिपेंडेंट है, यानी कि जितने भी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है पूरा पूरा किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, एग्रीकल्चर पे। उसके बाद फूड सिक्योरिटी, हमारे यहाँ के 140 करोड़ की आबादी में जो है फूड ग्रेन सबको सप्लाई हो जा रहा है, तो ये भी एग्रीकल्चर से ही हो पा रहा है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देखेंगे तो रूरल एरियाज़ में जब कभी भी सीजनल जितने भी क्रॉप्स उगा करके बेचे जाते हैं उस समय सारे लोगों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। What % ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर? तो आपका आंसर इसमें होना चाहिए 50%, है ना, क्योंकि डायरेक्टली हमारे इसमें कंट्री पे जो है अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर पे पूरा पूरा डिपेंडेंट है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको यहाँ से समझना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो पूरी एग्रीकल्चर की बात की है, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या रोल रहा है, सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझनी। एग्रीकल्चर जो है कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हेल्प किया है वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट एंड शुगर केन टू द इंडस्ट्री। आपको मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उनको तो रॉ मटेरियल, कॉटन क्या है अभी भाई उसमें काम किया नहीं गया, उसको जो है वो कपड़े के थान बनाएंगे तब वो जो है मार्केट में बिकेगा, लेकिन जब तक वो बन नहीं जाता उसे हम क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल बोलेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल किसे भाई, जितने भी इंडस्ट्री है उनको क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। वो रॉ मटेरियल आपका कॉटन हो सकता है, आपका जूट हो सकता है, या फिर गन्ने हो सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अ स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सेक्टर एंश्योर्स द ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, है ना। अगर मान के चलो अभी कोई लोहा बना रहा है, लोहा बनाने वाली कंपनी है, तो उसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे। अगर मान के चलो कोई भी कॉटन का यूज कर रहा है, शुगर केन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि ये पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इनका पूरा पूरा ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी जब एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती किसानी की जा रही है और उस समय उत्पादन जब ज्यादा होगा तो फिर जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी जो है बहुत आगे जाएगा। चलिए इट प्रोवाइड्स द कैपिटल फॉर द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू द सरप्लस प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए ये और क्या प्रोवाइड कर रहा
रहा है भाई कैपिटल। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में जो है सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब हो जाता है कि ज़्यादा, जब हम ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन करेंगे क्या चीज़, कैपिटल लगा करके अपना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें जो है एग्रीकल्चर से और ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगेगा, वहाँ से उत्पादन जो है और बढ़ सकता है, क्योंकि हम जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो है ना, अच्छे अच्छे इरिगेशन यानी कि पानी देने के लिए अच्छे अच्छे व्यवस्था करेंगे, तो ये सारी चीज़ों से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। चलिए एमसीक्यू नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। तो कौन सा इंडस्ट्री पूरा पूरा डिपेंड रहता है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के लिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए, इसमें देखो स्टील दिया है, स्टील और आपका उससे क्या मतलब है भैया, एग्रीकल्चर से आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये सब जो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन लोग का भी क्या काम है, ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ी वाड़ी बनता है, इनका भी क्या काम है, तो आपका आंसर टेक्सटाइल, मतलब जो कॉटन के ऊपर कॉटन जूट, ये सारी चीज़ों के लिए क्या क्या रहता है, पूरे पूरे आपके डिपेंडेंट रहते हैं, तो आपका राइट आंसर ये होना चाहिए। चलिए रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, हम फॉरेन कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का वहां पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है। देखिए एग्रीकल्चर की पूरी बात मैं आपको अभी समझा रहा हूं, तो ध्यान से आपको समझते चलना। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इंडियन एक्सपोर्ट सच एज टी, कॉफी, स्पाइसेस, कॉटन, राइस एक्सेट्रा। अब हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो है उगाई जाती है, तो इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर जो है कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई, हमारे इंडिया से अगर देखोगे तो क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, टी यानी कि चाय पत्ती, उसके बाद जो है कॉफ़ीज़ भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, फिर स्पाइसेस का मतलब मसाले भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कॉटन और राइस ये भी जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर देखेंगे जो भी एग्रीकल्चर से अगर आप देखोगे उग रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जा रही है, कहाँ, फॉरेन कंट्रीज़ में, है ना। तो जो भी हमारा ट्रेडिंग रिलेशन फॉरेन कंट्रीज़ के साथ है, हम सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ भी डिमांड होती है हमारा कंट्री फुलफिल करता है। चलिए अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स अर्न फॉरेन एक्सचेंज। हम देखो दूसरे कंट्री में जब कभी भी सामान यहाँ से भेजेंगे, तो हमारे यहाँ पे वहाँ के कंट्री का पैसा आएगा, वहाँ के कंट्री का पैसा आएगा, तो फॉरेन करेंसीज हमारे कंट्री में आएगी, तो जब कभी भी वो एक्सचेंज किया जाएगा हमारे कंट्री में, तो क्या बोले जाते हैं, हम उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। और इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। बीओपी का मतलब हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट हमने कितना किया और माइनस, तो एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट उतना अच्छा आएगा, है ना। एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि हम अगर ज़्यादा भेजेंगे, जैसे मान के चलो आपने हज़ार करोड़ का भेजा है, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपने जो है 500 करोड़ का मंगवाया है, तो आपकी कंट्री अभी भी जो है प्लस में है, तो ये जो है आप क्या है, आपकी कंट्री सरप्लस में है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे कंट्री का बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा बेचा है, तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगा। चलिए उसके बेसिस पे आपसे मैं आपका एमसीक्यू नंबर 4 पूछने वाला हूं, विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज मेजर एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आप देखोगे तो कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा इंडिया से वो किया जाता है, क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए टी यानी कि चाय पत्ती जो है दूसरे कंट्री में सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं रोल इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड द रूरल डेवलपमेंट। अब हमारा एग्रीकल्चर है, उसका क्या रोल प्ले करता है, वो जो है पुअर एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में। अब ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे बहुत ही ध्यान से। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्रूव्स रूरल इनकम एंड हेल्प्स इन पॉवर्टी रिडक्शन। अब देखिए एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होते जाएगा, तो रूरल इनकम भी क्या होती जाएगी भाई, डेवलप होती जाएगी, वहाँ के लोग जो है ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर के ज़्यादातर लोग जो है वो कहाँ से होते हैं, रूरल एरियाज से ही होते हैं। एंड इम्प्रूव्स इन पॉवर्टी रिडक्शन। अब ये क्या हो जाएगा, जितना भी पॉवर्टी बढ़ रहा है उसको कम करने में जो है एग्रीकल्चर अगर इंप्रूव होगा, तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी भी जो है क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चलेगी। तो जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा रूरल इनकम बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा जो है हमारे यहाँ से गरीबी हटेगी।
प्रमोट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये प्रमोट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का जो रोड है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, वेयर हाउसिंग है जहाँ पे गोडाउन बनाए जाते हैं, सामान रखा जाता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी होने लगेगी। अगर देखिए मान के चले इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे कंट्री में मान के चलो कोई गांव में सड़क नहीं बना है, ठीक है, कोई गांव में सड़क नहीं बना है, ये जो है आपका सिटी है, ये आपका सिटी है और यहाँ पे खेती किसानी की जा रही, ये रोड नहीं बना है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होते जाएगा, यहाँ पे खेती किसानी अच्छी होती जाएगी, तो यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी, वहाँ से सामान लेकर के आएंगी, फिर यहाँ पे मार्केट में बिकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो है गाड़ियाँ जाने के लिए रोड बनवाना पड़ेगा। तो अगर फार्मिंग अच्छी हो रही है वहाँ पे, तो रोड भी अच्छे बनेंगे, और रोड अच्छे बनेंगे तो वहाँ के लोगों के लिए जो है क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होते जाएगा। इरिगेशन फैसिलिटीज़ का मतलब होती है भाई कि आप जो है सिंचाई करने के लिए पानी वानी, ये सारी चीज़ें जो है उसकी फैसिलिटी जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू जो है अच्छी होती जाएगी। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है क्या, सामान बस उगा लेने से, बोरी में पैक करके रख लेने से नहीं होता, उसको जो है सही जगह पे कीड़ों मकोड़ों से, ठीक है, चूहों, ये सारी चीज़ों से बचा के भी रखना पड़ता है, ताकि जब कभी भी कंट्री में जो है फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े, यानी कि हमारे कंट्री में जब कभी भी खाने की ज़रूरत पड़े, चावल और वो जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। नहीं तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है। उसके बाद बूस्ट रूरल डिमांड एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बूस्ट करता है रूरल डिमांड का मतलब क्या होता है, वहाँ के लोग जो है बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से जो है प्राइस डिमांड कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें वो उगा रहे हैं, और इससे क्या होगा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सारी जगह डेवलपमेंट अच्छे से होगी, रूरल एरियाज़ में भी जो है डेवलपमेंट अच्छे से की जाएगी। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अर्बन एरियाज़ पे जो है डेवलपमेंट की जा रही है, हमारे कंट्री पे डेवलपमेंट हो ही नहीं, मतलब हमारे रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किससे बैलेंस हो जाती है, आपकी पूरी एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है ये बता दिया, इंटरनेशनल ट्रेड में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बता दिया, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है वो मैंने आपको बता दिया, और जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया है इंडियन इकॉनमी में, है ना। तो सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे से होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी मेनली थ्रू। एग्रीकल्चर कैसे जो है हेल्प करता है रिड्यूस करने में पॉवर्टी, आपको बताना है इसमें से। अब रूरल इनकम बढ़ेगा तो लोगों का क्या होगा, लोगों का यहाँ पे जो है वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज हो जाएगा, और उनका जो है वहाँ के लोग जो है गरीबी से हट करके जो है थोड़ा थोड़ा जो है अच्छा खासा अपना जो है लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में आपको ये समझना है कि एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी हमारे कंट्री में जो 140 करोड़ की आबादी है उसे कैसे जो है एग्रीकल्चर फुलफिल करता है। एग्रीकल्चर एंश्योर्स द अवेलेबल ऑफ बेसिक फूड ग्रेन्स टू द पीपल एट अफोर्डेबल प्राइस। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे कंट्री में अगर मान के चलो खेती किसानी जो है इतनी ही की जा रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ लोगों की जो है डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं, और जो बाकी के 140 करोड़ है ना, तो ये जो है 40 करोड़ लोगों की आबादी जो है उसे जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड तो इसका भी आ रहा है, तो फोकट में क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो हमारे कंट्री में बेसिक फूड ग्रेन्स इतने होने चाहिए कि हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं उन लोगों की डिमांड फुलफिल की जा सके, ताकि उनको अफोर्डेबल प्राइस उनसे चार्ज किया जा सके। अगर मान के चलते हैं, अगर पूरी डिमांड नहीं हो पा रही है, अगर ये इतनी खेती किसानी नहीं हो पा रही है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही हो पा रही है, तो ये जो अफोर्डेबल प्राइस आप देख रहे हैं ना, अफोर्डेबल प्राइस मतलब सारे लोग खरीद पा रहे हैं, लेकिन अगर मान के चलो डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा है, सप्लाई कम है, तो फिर प्राइस बढ़ेगा। जैसे प्याज का हर बार रेट बढ़ जाता है, कब, जब उसकी कमी होने लगती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको होप समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद हम लोग को आगे देखना है। चलिए इसमें है गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पीडीएस, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस जो है ये क्या करता है, ये कुछ स्कीम्स बना के रखा है जहाँ पे ये अफोर्डेबल प्राइस जो है फार्मर जो है ज़्यादा प्राइस में ना बेच दे करके जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाया गया है, एमपीएस जिसे हम बोलते हैं, एमएसपी जिसे हम बोलते हैं, प्रोटेक्ट फार्मर्स एंड कंज्यूमर।
अब देखिए यहाँ पे मान के चलते हैं ये जो है प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स को भी, क्योंकि फार्मर भी अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भाई उनका भी अगर 30 रुपये पर केजी उनको मिलना चाहिए। अगर मान के चलो मार्केट में उन्हें 25 रुपये मिल रहा है तो इतना 3-4 महीना रुकने के बाद जो है खेती किसानी से सामान निकलता है ना, और उसके बाद जो है मार्केट में बिकता है, तो उसमें भी अगर बेचारों को लॉस होगा तो ये लॉस को बचाने के लिए जो है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एमएसपी लेकर के आए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये कंज्यूमर को भी जो है प्रोटेक्ट करता है ताकि कंज्यूमर को भी जो है ज़्यादा रेट में कहीं पे फार्मर ना बेच दे करके। चलिए अब यहाँ पे आपको मैं पूछता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू का, विच गवर्नमेंट स्कीम एंश्योर द फूड ग्रेन सप्लाई टू द पुअर इन द इंडिया। तो आपको क्या याद रखना है, मनरेगा तो भाई रोजगार वो वाले के लिए था, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये उज्ज्वल है, ये दूसरा चीज़ है आपका, है ना। और अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी के।